सोहराब साहब, जरा आप समझाइए कि जो सीरिया के लोग हैं वो इस तख्ता पलट से कितना खुश हैं और दुनिया भर के मुसलमान इसको कैसे देख रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में इस तख्ता पलट को लेकर के खुशी भी है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है शिया सुन्नी में बढ़ गए। देखिए, सीरिया एज ए नेशन, एक राष्ट्र के हिसाब से वो तो बहुत ही फ्रेगमेंटेड हो चुका है, जैसे कमर आगा साहब ने पॉइंटेड किया है। इंटरनली बहुत ज़्यादा डिवाइडेड वो कौम हो चुकी है। बशारुल असद की जो गवर्नमेंट की कंट्रोल थी वो दमिश्क पे थी और बहुत ही छोटे इलाके पे थी। बाकी इलाके पे या तो अमेरिकन कंट्रोल है या कुर्दिश कंट्रोल है या इंटरनल जो पॉकेट्स डिवीजन है उसका कंट्रोल है या डिस्प्लेस्ड पीपुल जो 2011 के बाद से जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो वहाँ पर रिफ्यूजी कैंप्स में हैं। और इसी के वजह से जो सीरियन रिफ्यूजीज तुर्की में रह रहे थे वो आना शुरू हो गए। बॉर्डर्स पर भीड़ लगी हुई है और रिटर्निंग बैक हो रहा है। इसी होप से जो सीरियन रिफ्यूजी थोड़े से दिल्ली में रहते हैं, मैं कल एक शाहीन बाग में मुझे एक फैमिली से मुलाकात हुई, बहुत खुश थे। वो कह रहे थे कि बस चंद दिनों में हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। तो ये कहीं ना कहीं जो होप जनरेट किया है रीजनल लेवल पे, इंटरनली एंड रीजनल लेवल पे, वो अब तक के जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव ट्रेंड की वजह से किया है। जहाँ तक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मामला है तो चंद साल के अंदर, हार्डली 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। इसमें एक निगेटिव पहलू है, एक पॉजिटिव पहलू है। अगर रसा के मुतालिक देखा जाए, रसा खुद यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है। दूसरा ये है कि रसा की एक लार्जर कोशिश ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड से, अरब वर्ल्ड से उसके एक जनरल रिलेशनशिप इंप्रूव हो। तो इसके लिए वो किसी एक पार्टिकुलर पार्टी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना चाह रहा था। ये बात हकीकत है कि उसने बशारुल असद का साथ दिया, लेकिन उसके अपने वहाँ पे स्ट्रेटजिक मुफाद थे, जहाँ उसकी अपनी मिलिट्री डिपो हैं, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, उसको लुक आफ्टर करना था। लेकिन जो सारे बेस तो खाली कर रहा है ना, अब तो खाली कर रहा है, तो जिसके वजह से एक तरह से डिफीट है उनकी। दूसरी बात यह है कि चंद साल के अंदर ईरान और सऊदी अरेबिया में भी एक रेप्रोचमा, एक तरह के अंडरस्टैंडिंग की एक प्रोग्राम, तो उसका इम्पैक्ट पड़ना फितरी बात है। तीसरी अहम बात यह है कि जो लेबनान में सीज फायर हुआ, इस सीज फायर में उसने हिजबुल्लाह के रोल को न्यूट्रलाइज किया है और बहुत ही मैंने बुनियादी तौर पर न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब अगर हिजबुल्लाह उस सीज फायर को वायलेट कर रहा है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज दूसरे होंगे। अशरफ, जरा आप बताइए कि आप तो ये पूरा इलाका आपने देखा हुआ है, सीरिया देखा है, टर्की देखा, वो तमाम इलाका जो इजराइल से कनेक्ट है बिल्कुल छुला हुआ है। तो आप कैसे देख रहे हैं? और ये सब कुछ, ईरान की इतनी मजबूत मौजूदगी, रशिया की मौजूदगी, ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हुआ? आपने क्या देखा? देखिए, सीरिया के अंदर जो पिछले दिनों डेवलपमेंट हुए हैं उसको रीजनल जो एक जंग है जो पिछले 75 साल से इस रीजन के अंदर फ़िलिस्तीन जिसके अंदर कोर इशू है, उसको उसी के संदर्भ में देखा जाए तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फ़िलिस्तीन और इसराइल का जो इशू 1949 में शुरू हुआ और एक जंग जो 73 तक अरबों और इसराइल के बीच रही, 4 जंगें थी जिसके अंदर इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लबनान और इराक ने हिस्सा लिया। ये सारी कंट्री जो अरबी कंट्री कहलाती हैं, ये लोग पूरी तरीके से इन चारों जंगों में हारी।